आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दीवान की एपिसोड 12 समझने के लिए शुरू के 11 एपिसोड ज़रूर देख लीजिएगा जो चैनल पर प्रसारित हैं। हम शिप्रू और अंकल आंटी के साथ रहने लगे, लेकिन 2 दिन बाद वो फिर किसी काले साए की तरह हमारी जिंदगी में वापस आ गया। चरण अपने आदमियों के साथ हमें लेने आया था। हम उन्हें देखकर डर गए थे कि कहीं वो बाकी सबको कुछ ना कर दे, और वापस जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन शिप्रू ने हमें रोक लिया। नहीं श्री, तू इस आदमी के साथ कहीं नहीं जाएगी। शिप्रा ने श्रद्धा की कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा। श्रद्धा, अभी के अभी यहाँ से चलो, वरना ये तीनों कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। चरण उसे धमकाते हुए बोला। वो अपनी कलाई छुड़ाते हुए बोली, हमें जाने दीजिए। शिप्रू, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपको या अंकल आंटी को कुछ भी हो। मैं इसकी खोखली धमकियों से नहीं डरती श्री, ये कुछ नहीं कर पाएगा। पापा, पुलिस को फ़ोन कीजिए, शिप्रा ने अंकल से कहा। हाँ बेटा, कहते हुए उन्होंने जैसे ही फ़ोन उठाया, चरण ने उनके हाथ पर गोली चला दी। फ़ोन उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और उन्होंने जलती निगाहों से चरण को घूरते हुए अपना हाथ पकड़ लिया। चरण ने इशारा किया तो उसके आदमी आलोक और मालती जी को मारने लगे। उन्होंने विरोध किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ पलों के बाद वो दोनों अदमरी हालत में तड़पते हुए फर्श पर पड़े थे। श्रद्धा की तो जान ही गले में अटक गई। चरण, शिप्रा चरण पर चिल्लाई तो वो सीटी बजाते हुए बोला, मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन तुम्हें खोखली धमकी लगी तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलो श्रद्धा, उसने शिप्रा से कहा। श्रद्धा का हाथ छुड़ाया और नम आंखों से उन्हें देखते हुए वो उसके साथ चली गई। तभी चरण ने अचानक पीछे पलटकर आलोक जी और मालती जी पर 2 गोली चला दी। अंकल, आंटी, माँ, पापा, दोनों एक साथ चिल्लाते हुए उनके पास भागे और घुटनों के बल दोनों के पास बैठ गई, लेकिन दोनों जा चुके थे। गोली बिल्कुल उनके माथे के बीचों बीच लगी थी। शिप्रा ने चरण को घूरते हुए चिल्लाकर कहा, चरण राज, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। श्रद्धा खुद को कोसे जा रही थी कि हम आखिर यहाँ आए ही क्यों थे। न हम आते और न ही आलोक जी और मालती जी की जान जाती। चरण ने अपने एक आदमी को इशारा किया तो उसने पीछे से जाकर शिप्रा के सर पर वार किया। शिप्रा ने श्रद्धा की तरफ देखकर कहा, भाग जा श्री, यहाँ से भाग जा, मेरी चिंता मत करना, मुझे कुछ नहीं होगा। और वो वहीं बेहोश हो गई। शिप्रू, चिल्लाते हुए वो उसके पास पहुंची। उसके माथे से खून निकल रहा था और आंखें बंद थी। वो शिप्रा का चेहरा छू भी पाती इससे पहले ही चरण ने उसके बालों से पकड़ा और खींचते हुए बाहर ले आया। वो अपना एक हाथ पेट पर रखे दूसरे हाथ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। हमें छोड़ दीजिए चरण जी, शिप्रू को हमारी ज़रूरत है। अगर उन्हें ऐसे छोड़ा गया तो वो मर जाएंगी। हमें उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, प्लीज़ हमें शिप्रू के पास जाने दीजिए, वो रोते हुए बोली। वो पलटा और उसकी बड़ी बड़ी आंखों से भरे हुए आंसू देखकर बोला, अरे अरे अरे, तुम रो रही हो? तुम जानती हो ना चरण को रोने धोने वाली लोगों से नफरत है। फिर तुम तो मेरी पत्नी हो। कहते हुए उसने उसके आंसू साफ किए और आगे बोला, तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हें तुम्हारी दोस्त को हॉस्पिटल पहुंचा दूं? उसने हाँ में सर हिलाया तो वो बोला, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, बस शिप्रा को हॉस्पिटल ले चलिए, ठीक है? फिर उससे इतना कहा और फ़ोन निकालकर अपने एक आदमी को फ़ोन करके कहा, उस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचा दो और कोई सुराग नहीं बचना चाहिए। इतना कहकर उसने फ़ोन रखा और उसको लेकर वहां से चला गया। उस आदमी ने चरण की बात मानते हुए तुरंत शिप्रा को खिड़की के थ्रू बाहर निकाला और हॉस्पिटल भिजवा दिया। फिर घर में रखे दोनों सिलेंडर्स को खोल दिया और बाहर आकर अंदर लाइटर फेंक दिया। शिप्रा का घर कुछ ही पलों में आग के लपटों से घिर गया और सबको यही लगा कि शिप्रा और उसका पूरा परिवार उस हादसे में मर गया। श्रद्धा एक आलीशान से बेड पर किसी गुड़िया की तरह लेटी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, शरीर में ताकत नहीं बची थी और अपने साथ जो हुआ था उसके बारे में सोच रही थी। वो उसके साथ फार्म हाउस आया था। उस वक्त वहाँ एक गार्ड के अलावा कोई नहीं था। उसने उसको लाकर एक कमरे में खड़ा किया और बोला, दुल्हन की तरह तैयार हो जाओ और आज की रात को रंगीन बनाओ, वरना तुम्हारे दोस्त भी अपने माँ बाप की तरह आज आखिरी सांस लेगी। इतना कहकर वो चला गया। उसने बेड पर रखे वो कपड़े और गहने उठाए। कुछ ही देर उन्हें देखने के बाद वो तैयार हुई। सुर्ख लाल रंग के लहंगे में बेहद खूबसूरत लेकिन बेजान लग रही थी वो। उसके दिल में इस वक्त क्या था वो उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता था। थोड़ी देर बाद वो कमरे में आया और उसको देखकर उसकी खूबसूरती में खो गया। मदहोशी में कदम बढ़ाते हुए वो उसके पास आया। बेड पर बैठकर धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगा।
चादर मुट्ठी में भींचे बैठी हुई थी वो अपनी मनमानी करता रहा और वो आंखों में आंसू लिए फिर एक बार सब सहती रही। कुछ देर बाद वो चला गया, लेकिन उसकी आखिरी उम्मीद भी छीन गया। वो बच्ची खो चुकी थी, श्री अपनी बेटी को खो चुकी थी मेरी सलामती के लिए। मुझे अगले दिन होश आया तो श्री मुझसे मिलने आई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इस सब में गलती किसकी थी, हमारा कसूर क्या था जो हमने अपने माँ पापा को अपनी आंखों के सामने हमसे दूर जाते हुए देखा। श्री के जाने के बाद चरण मुझसे मिलने आया और मैं और श्री गवाह थे कि चरण ने ही मेरे माँ पापा को मारा है। इसीलिए उसने मुझसे बाहर जाकर मुंह बंद रखने को कहा, लेकिन मैं नहीं मानी। मैं डिस्चार्ज होकर तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकल गई, लेकिन मेरी बदकिस्मती उसने मेरा पीछा अपने आदमी लगा रखे थे और उन्होंने मुझे रास्ते में ही किडनैप कर लिया। चरण ने मुझे अंडमान भेज दिया और वहीं कैद कर दिया। वो इलाका ही ऐसा था कि मैं लाख कोशिश करने के बाद भी वहाँ से 4 साल तक निकल नहीं पाई। मैं जब भी भागने की कोशिश करती वो मुझे श्री को मारने की धमकी देता, उसको पीटते हुए क्लिप भी भेजता। इसीलिए मैंने कोशिश करना छोड़ दिया। शिप्रा ने सबको बताया। अपनी बच्ची को खोने के बाद हम खामोश हो गए थे। फिर शिप्रा का चरण की कैद में होना हमारे लिए किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं था। वो ख्वाब जो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। भाभी माँ हमारी माँ ही थी। जब उन्होंने हमसे हमारी खामोशी की वजह पूछी तो हमने उन्हें सब बता दिया। भाई साहब ने कई बार कोशिश की वो शिप्रा को ढूंढ सके, लेकिन वो कहाँ है इस बारे में सिर्फ चरण और प्रदीप ही जानते थे। उसी वक्त रत्ना और बाकी लड़कियों का केस सबके सामने आया था। हम संजय और अर्जुन को देखकर बेहद खुश थे कि आखिर कोई तो है जिसके लिए औरत खिलौना नहीं है। आप सबके साथ कोमल को देखकर हमें तसल्ली हो गई थी कि वो सुरक्षित है। 2 साल बाद प्रदीप के कहने पर पवन भाई सो हम मुंबई आ गए। भाभी माँ हमें छोड़कर नहीं आई। भाई साहब ने यहाँ पर कंपनी की ब्रांच खोली और पूरी मेहनत से उसे आगे बढ़ाने के काम में लग गए। वो कभी कभी घर आया करते थे। चरण भी मुंबई चला गया और मेघा को डेट करना शुरू कर दिया, या यूं कहीं कि अपने जाल में फंसाना। मेघा सिर्फ जबान की कड़वी थी, दिल की बुरी नहीं थी। वो हमारी और चरण की शादी के बारे में कुछ नहीं जानती थी और हमारा चरण के साथ ना होना इस बात का सबूत भी था। चरण कभी मुंबई तो कभी नासिक रहता और जितने दिन वो नासिक में रहता वो हमारे लिए सबसे बुरे दिन होते थे। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। हम फिर माँ बनने वाले थे। इस बार हम अपने बच्चे को खोना नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने भाई साहब से मदद मांगी। भाई साहब और भाभी माँ ही हमारे साथ हमारे अपॉइंटमेंट पर जाते थे। श्रद्धा ने ये सब बताते हुए अभी भी किसी की तरफ नहीं देखा था, लेकिन युवराज हमेशा की तरह अपनी श्रद्धा का चेहरा पढ़ रहे थे। हमारा 8वां महीना चल रहा था। उस रात चरण और प्रदीप घर पर ही थे। रात के 1 बज रहे थे। हम जब पानी लेने के लिए बाहर आए, लाइट नहीं थी, इसीलिए हम भाभी माँ का फ़ोन साथ लेकर कमरे से बाहर निकले थे। किचन से पानी लेकर जब हम वापस लौटने लगे तब हमें स्टडी की लाइट्स ऑन दिखी और हम उस तरफ बढ़ गए। अंदर दोनों को देखकर हम खिड़की से सटकर खड़े हो गए और उनकी बातें सुनने लगे। डैड, मैं मेघा से शादी करना चाहता हूँ। वैसे भी श्रद्धा से शादी सिर्फ एक नाटक ही था। इतना सुनकर ही हमने अपने फ़ोन का कैमरा ऑन किया और उनकी बातें रिकॉर्ड करने लगी। श्रद्धा उस बारे में कुछ नहीं जानती है, चरण ने कहा। सही कह रही हो चरण, मैंने उससे तुम्हारी शादी सिर्फ इसलिए करवाई थी ताकि ये राज हमेशा राज रहे कि मनोज वर्मा, विशाल सिंह राठौड़ और गौरव रायजादा को हमने मारा। वैसे डैड, वर्मा तो मुफ्त में मारा गया नहीं, वरना उसकी गलती ही क्या थी? चरण ने हंसते हुए कहा। विशाल और गौरव मुझे पकड़ने आए थे, डील होने से रोकने आए थे, बड़ा देश के लिए फर्ज निभाने आए थे। लेकिन आखिर में हुआ क्या? डील तो रोक दी, लेकिन अपनी जान से हाथ धो बैठे। और उस वर्मा ने हमें उनका खून करते हुए देख लिया था, इसीलिए उसको भी टपकाना पड़ा। प्रदीप हंसते हुए बोला। फिर अगले दिन उससे भी बड़ी डील हुई थी और दोनों की चिता जल रही थी। अगर उस दिन मान जाती तो शायद आज जिंदा होते, चरण ने कहा। लेकिन ये ईमानदारी सबको ले डूबती है बेटा। पूरी की पूरी 2 रिवॉल्वर खाली की थी दोनों के शरीर में। बहुत भयानक मौत मरे थे दोनों। चरण बात पूरी करते हुए बोला। और वो वर्मा बेचारा देखते ही भागा था वहां से, लेकिन गलती से मेरी ही गाड़ी के नीचे आ गया। इतना कहकर वो भद्दी हंसी हंसने लगा। हमने जब ये सब कुछ सुना तो हम सन रह गए। लग रहा था हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती जा रही है। इसका मतलब इन लोगों ने मारा था हमारे पापा को। इन्होंने हमारी ज़िंदगी बर्बाद की थी और हम पिछले 7 सालों से अपने पिता के अंकल आंटी के कातिल के साथ रह रहे थे।
ये क्या हो गया हमसे बप्पा जी। लेकिन अब बस और नहीं। हम अब शिप्रा को ढूंढ कर ही रहेंगे और इन्हें सजा भी दिलवाएंगे। हमने अपना दिल मजबूत किया, आंखें साफ की और वहां से निकल गए। लेकिन जाते जाते उससे वास गिर गया। वास की आवाज़ सुनकर जब चिरन ने बाहर आकर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन उसकी पायल मिल गई। उसने उसे उठाया और अंदर आकर बोला। उसने सब कुछ सुन लिया। अब क्या करें? पहली बात, उसके पास कोई सबूत नहीं होगा, और दूसरी बात, हमारे हाथ में उसकी कमजोरी है, तो वो कुछ नहीं करेगी। शिप्रा को वापस नासिक मंगवा लो, काम आने वाली है वो। श्रद्धा कमरे में आई और छवि के फोन से मेमोरी कार्ड निकालकर एक छोटे से रुद्राक्ष के आकार के पेन ड्राइव में रख दिया और उसे गले में बांधकर लेट गई। आंखों से आंसू बह रहे थे उसके। आज उसे उसके पिता के कातिल के बारे में पता चला था, जो कोई और नहीं, उसका पति था। उसकी जिंदगी से खुशियां छीनने वाला उसका पति था, वो भी बदकिस्मती से। अगले दिन चरण ने शिप्रा को वापस नासिक बुलवा लिया और उसे घर के स्टोर रूम में बंद कर दिया। श्रद्धा गुमसुम सी सोफे पर बैठी हुई थी। छवि उसके पैरों के पास बैठकर उसके पैरों की मालिश कर रही थी। तभी श्रद्धा की तबीयत खराब हो गई। छवि उसकी हालत समझ गई और तुरंत ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहा। श्रद्धा की आवाज़ सुनकर शिप्रा भी खुद को रोक ना सकी। उसने किसी तरह मुंह पर बांधी पट्टी हटाई, दांत से अपने हाथों की रस्सी खोली और फिर पैरों की। स्टोर रूम में एक खिड़की थी जिसमें ग्रिल नहीं थी। शिप्रा सामान इधर उधर करके बाहर निकली। बाहर छवि श्रद्धा को गाड़ी में बैठा रही थी। शिप्रा चुपके से जाकर डिग्गी में बैठ गई। गाड़ी हॉस्पिटल पहुंची और श्रद्धा को एडमिट किया गया। पवन आ चुका था और बाकी तीनों कुछ देर में पहुंचने वाले थे। उधर वार्ड से श्रद्धा की चीखें सुनाई दे रही थी। बाहर छवि भगवान से सब कुछ ठीक होने की प्रार्थना कर रही थी। पवन इधर से उधर चक्कर काट रहा था और शिप्रा चेहरे पर मास्क लगाए वहीं बेंच पर बैठी हुई थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ और तीनों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। डॉक्टर नर्स के साथ बाहर आई। नर्स ने हाथों में एक प्यारी सी नन्ही सी परी को पकड़ रखा था, बिल्कुल श्रद्धा जैसी थी उसकी परछाई। छवि ने उसे गोद में लिया और डॉक्टर से उसके बारे में पूछा तो डॉक्टर बोले 9 मंथ कंप्लीट होने से पहले डिलीवरी हुई है, लेकिन माँ और बच्चे दोनों ठीक हैं। बधाई हो राज साहब, घर में लक्ष्मी आई है। उनकी बात पर सब मुस्कुरा दिए और डॉक्टर वहां से चले गए। देखिए श्रद्धा, बिल्कुल आपके जैसी है आपकी नन्ही परी। छवि उसे श्रद्धा के बगल में लिटाते हुए बोली और खुद साइड टेबल पर बैठ गई। श्रद्धा ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में नमी आ गई। वो नन्ही सी जान आंखें बंद किए सो रही थी। उसने उसके चेहरे पर हाथ फेरा, उसका स्पर्श पाकर वो मुस्कुरा दी। अब आगे क्या सोचा है? छवि ने सवाल किया। इन्हें इस सब से दूर ले जाना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। श्रद्धा ने बेहद धीमी आवाज में कहा, लेकिन अभी तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे में मैं या पवन चाहकर भी तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती। छवि उसका हाथ पकड़कर बोली, लेकिन अगर वो लोग आ गए तो वो हमारे बच्चे को हमसे दूर कर देंगे। वो तड़प कर बोली, वो लोग 2 दिन बाद मुंबई से वापस आएंगे। मैं परसों सुबह तुम्हारे यहाँ से जाने का इंतजाम करती हूँ। छवि ने कहा तो श्रद्धा बोली, भाभी माँ शिप्रू, पवन ढूंढ रहे हैं उसे, वो मिल जाएगी। उसने प्यार से श्रद्धा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। वहां से चली गई। शिप्रा बाहर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। उसकी भी आंखों में नमी आ गई थी। अगली रात शिप्रा श्रद्धा के कमरे में उससे मिलने आई। वो अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी हुई थी। उसने जब शिप्रा को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। शिप्रा ने तुरंत उसे गले से लगाकर उसके आंसू साफ किए। आप ठीक हैं शिप्रू? कहाँ थी आप इतने सालों से? अब इन सब बातों का वक्त नहीं है श्री। हॉस्पिटल आ चुका है और कभी भी यहाँ आता होगा, लेकिन भाभी माँ ने तो कहा था कि वो लोग कल आने वाले हैं। शिप्रा उसे बेड से उतारने में हेल्प करते हुए बोली, हाँ श्री, उन्होंने यही कहा था, उन्हें भी इस बारे में नहीं पता। हमें यहाँ से अभी के अभी जाना होगा। इसके खातिर शिप्रा ने बच्चे को गोद में लेते हुए कहा, 1 मिनट शिप्रू। क्या श्री? श्रद्धा ने अपने गले से वो रुद्राक्ष का लॉकेट निकाला और बच्चे के गले में पहना दिया। ये क्या है श्री? ये एक पेन ड्राइव है और इसमें वो सारी सच्चाई है जिसे छुपाने के लिए ही चरण ने हमसे शादी की थी। मैं समझी नहीं। उसने इतना ही कहा था कि किसी ने श्रद्धा के वार्ड का दरवाज़ा खोल दिया। दोनों ने उधर देखा तो चरण गुस्से में उन्हीं की तरफ आ रहा था। उसने आकर तुरंत श्रद्धा का गला पकड़ा और बोला, कहाँ है वो पेन ड्राइव जिसके बारे में तू बता रही थी? श्रद्धा अपनी उखड़ती सांसों को काबू करते हुए बोली, हम नहीं नहीं बताएंगे। यह सुन चरण के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने गर्दन घुमाकर शिप्रा की तरफ देखा जो श्रद्धा की बेटी को सीने से लगाए खड़ी थी।
ठीक है फिर, मैं भी देखता हूँ कि तू कब तक नहीं बताती। इतना कहकर वो श्रद्धा को छोड़ शिप्रा की तरफ मुड़ा तो श्रद्धा ने जल्दी से वहीं रखा जग उठाकर चरण के सिर पर मार दिया और शिप्रा के साथ पॉट से बाहर आ गई। रात का वक्त था, बाहर भारी बारिश हो रही थी। आसमान में बिजलियां कड़कते हुए आने वाले तूफान का इशारा दे रही थी। दोनों भागते हुए नीचे आई, रोड पर भागने वाले ताकि उन्हें मदद मिल सके। चरण के आदमी दोनों का पीछा कर रहे थे। शिप्रू, इन्हें किसी सुरक्षित जगह पर छोड़कर हमें समुद्र किनारे मिलिएगा, तब हम इन लोगों का ध्यान भटकाते हैं। लेकिन श्री, तू क्या करेगी? वो नहीं सोचा, लेकिन अपनों की मौत ज़ाया नहीं जाने देंगे। इतना कहकर श्रद्धा शिप्रा को दूसरी तरफ धकेल दिया। उस समुद्र की तरफ भागने लगी। उनका पीछा कर रहे आदमी श्रद्धा के पीछे चले गए और शिप्रा बच्ची को सीने से लगाए बार बार पीछे मुड़कर देखते हुए भागे जा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसके सामने एक गाड़ी आ गई। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, लेकिन शिप्रा गाड़ी से टकराकर नीचे गिर गई और वो बच्ची उसके हाथ से उछल गई। शिप्रा तुरंत खुद को संभालते हुए खड़ी हुई और उस तरफ देखा। वो करीब 27-28 साल के एक आदमी के हाथों में थी। उसके नीचे गिरने से पहले ही उस आदमी ने उसे थाम लिया था। शिप्रा ने गाड़ी के बोनट के छिपकर तेज आवाज में कहा, प्लीज़ उसे यहाँ से कहीं दूर ले जाइए, किसी सुरक्षित जगह। हम बस इतना एहसान कर दीजिए हमारे ऊपर। इतना कहकर वो वहाँ से उठी और दूसरी तरफ भाग गई। उस आदमी ने जब उस तरफ देखा तो उसे सिर्फ किसी की भागती हुई परछाई दिखाई दी। फिर उसने उस बच्चे को ध्यान से देखा। उसके छोटे से चेहरे पर बारिश की बूंदें पड़ रही थी, जिससे उसे तकलीफ हो रही थी। अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से वो उसे देखे जा रही थी। छोटा सा गुलाबी चेहरा, गले में रुद्राक्ष का लॉकेट, किसी नन्ही परी की तरह वो उसकी गोद में थी। साहब चले, उसके ड्राइवर ने कहा और वो आदमी उस बच्चे को लेकर वहां से चला गया। वो भागते हुए समुद्र के पास पहुंची। श्रद्धा वहीं खड़ी उसी का इंतजार कर रही थी। बच्ची कहाँ है? श्रद्धा ने पूछा तो शिप्रा ने उसे सारी बात बता दी, साथ ही ये भी कि उसने गाड़ी का नंबर भी याद कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि वो सुरक्षित रहे। शिप्रू, सब कुछ ठीक होने के बाद हम उन्हें वापस ले आएंगे। अब आगे क्या श्री? हमें और सबूत ढूंढने होंगे ताकि हम उन लोगों को सज़ा दिलवा सकें। ठीक है श्री, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं शिप्रू, आप अर्जुन के पास चली जाइए। ये लड़ाई हमारी है। ये लड़ाई सिर्फ तेरी नहीं है श्री, मेरी भी है। मैंने भी अपने माँ पापा को खोया है। शिप्रा उसे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। अब चलो यहाँ से, हमें किसी सेफ जगह जाना होगा। शिप्रा ने कहा। जल्दी कहाँ जा रही हो दोनों? पीछे से चरण की आवाज़ आई। श्रद्धा, वो बच्ची और पेन ड्राइव कहाँ हैं? चरण ने फुफकारते हुए पूछा। वो जहाँ भी है तुमसे दूर है और अब तुम हमें मजबूर नहीं कर सकते। तुम्हें सज़ा ज़रूर होगी चरण राज। खूनी हो तुम, हमारे पापा के, अंकल आंटी की। श्रद्धा ने चिल्लाते हुए कहा। सच में? उसने गर्दन टेढ़ी करके कहा और श्रद्धा की तरफ पॉइंट किया तो उसके एक आदमी ने गोली चला दी। श्री! चिल्लाते हुए शिप्रा श्रद्धा के सामने आ गई और गोली उसके सीने में लग गई और वो समुद्र में गिर गई। शिप्रू! श्रद्धा पीछे मुड़कर चिल्लाई और कूदने लगी तो उसे पीछे से चरण ने पकड़ लिया। श्रद्धा चिल्लाती रही, लेकिन चरण उसे घसीटते हुए वापस ले गया। उसके बाद हमें घर वापस नहीं ले जाया गया, एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। हम इसी गिल्ट में जीती रहे कि हमारी वजह से हमारी शिप्रू की जान चली गई। हम पर रोज़ टॉर्चर होता कि हम बता दें कि हमारी बच्ची और पेन ड्राइव कहाँ है, लेकिन हमें खुद नहीं पता था कि आखिर वो कहाँ है। 6 महीने बाद चरण हमें लेकर अपने फार्म हाउस पर गया। वहाँ हमने अपने शिप्रू को देखा, वो कोमा में थी। हम उसके पास बैठकर बहुत रोए, फिर वापस आ गए। कुछ रोज़ बाद हमें पता चला कि शिप्रू को होश आ गया है, लेकिन वो चरण की कैद में है। चरण अभी भी उससे पेन ड्राइव के बारे में जानना चाहता था, लेकिन हम खुद नहीं जानते थे। चरण मुझसे मिलने आता तो उसका मुझसे भी यही सवाल रहता था। मैं नहीं जानती थी कि उस पेन ड्राइव में ऐसा कौन सा राज छुपा है, लेकिन इतना समझती थी कि वो बहुत ज़रूरी है। और आज जाकर पता चला कि उस पेन ड्राइव में तुम सबके पापा की मौत का राज था, जो दोनों को फांसी की सज़ा दिलवा सकता था। 6 महीने तक हम दोनों से हर तरह की पूछताछ के बाद भी चरण को कुछ पता नहीं चला, तो उसने पूछताछ बंद कर दी। लेकिन उसने श्रद्धा को हर तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की। दवाइयों में ड्रग्स दिए जाते थे, उसे पागल करार कर दिया था। कोई नहीं जानता था कि श्री कहाँ है। मुझे सिर्फ चरण के थ्रू ही श्री की हालत पता चलती थी। हम पागल नहीं थे, लेकिन हमें सिर्फ हर तरीके से पागल की जाने की कोशिश की गई थी। उसी साल प्रदीप सबको लेकर मुंबई आ गया। हमें भी मुंबई के एक छोटे से मेंटल हॉस्पिटल में रख दिया गया। चरण ने मेघा से शादी कर ली। मेघा कुछ नहीं जानती थी चरण की असलियत के बारे में। हम दोनों ने मेघा को बताने की कोशिश की थी शादी से पहले, लेकिन हमें श्रद्धा, शिप्रा और शैंकी की जान की धमकी देकर रोक दिया गया।
शादी के बाद मेघा पर खतरा था, इसलिए हमने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। हम उन 5 सालों से इतना तो समझ गए कि चरण और प्रदीप का कारोबार बहुत बड़ा है। ड्रग्स और गोल्ड से लेकर हथियारों की तस्करी करने तक, लड़कियों की खरीद फिरोद से लेकर मर्डर तक, ऐसा कोई काम नहीं था जो दोनों ना करते हों। लेकिन सबूत की कमी के कारण वो हमेशा बच जाते थे। 10 साल पहले भी जो लोग अरेस्ट हुए थे वो सिर्फ मोहरे थे। बहुत से नकाबपोश लोग इस धंधे में उनका साथ देते हैं क्योंकि उनकी मदद के बिना इतनी आसानी से वो कुछ नहीं कर सकते थे। हम उस नर्स के एहसानमंद थे जिसने हमें वहाँ से भगाया था, और बप्पा की भी, क्योंकि उन्होंने ही हमें आप सबसे मिलवा दिया। मगर कुछ वक्त के लिए हमारी याददाश्त चली गई, जो आज वापस आ गई, और आप सब हमारे साथ हैं। अब हम और कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि हमें हमारी बच्ची वापस मिल जाए और हम हमेशा के लिए इस सबसे दूर चली जाएं। इतना कहकर वो चुप हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगी। छवि ने जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो पलटकर उनके गले से लगकर रोने लगी। युवराज चुपचाप वहां से ऊपर अपने कमरे में चले गए। बाकी सब श्रद्धा की सारी बातें सुनने के बाद चुप थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर कैसे रिएक्ट करें। डॉक्टर, हमें कल सुबह तक रिपोर्ट चाहिए, युवराज ने डॉक्टर से बात करते हुए कहा। यस मिस्टर राठौर, मिल जाएगी। मेरे पास दोनों के ही ब्लड सैंपल हैं। गुड। लेकिन मिस्टर राठौर, आप ये रिपोर्ट क्यों करवा रहे हैं? डॉक्टर ने डरते हुए कहा। क्योंकि हमारे लिए ये बेहद ज़रूरी है। और कोई सवाल? नो मिस्टर राठौर, मैं कल सुबह रिपोर्ट के साथ युवराज विला पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर डॉक्टर ने फ़ोन रख दिया। युवराज ने अपनी अलमारी का लॉकर खोला, उसमें से एक रुद्राक्ष का लॉकेट निकाला और आकर काउच पर बैठ गए। सामने लैपटॉप रखा हुआ था। युवराज ने उस लॉकेट को खोलने की कोशिश और कुछ पल बाद वो खुल गया। युवराज ने मेमोरी कार्ड निकालकर दूसरी पेन ड्राइव में लगाई और उसे लैपटॉप से कनेक्ट करके देखने लगे। जैसा श्रद्धा ने उन्हें बताया था, दोनों वही बातें कर रहे थे। पूरा वीडियो देखने के बाद युवराज ने लैपटॉप बंद किया। आंखें पूरी लाल हो चुकी थी, माथे की नसें तन चुकी थी और जबड़े कस गए थे। ये तुमने अच्छा नहीं किया प्रदीप राज। हमारे पापा की पीठ पर वार किया था तुमने। वादा करते हैं बंदूक की एक एक गोली तुम्हारे सीने में उतारेंगे। उन्होंने उस फाइल में रखे पन्नों के बारे में याद किया तो, जो उन्होंने विशाल जी की मौत के बाद मिली थी। विशाल जी और गौरव जी दोनों ने ही पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अंडरवर्ल्ड कई केसेस सॉल्व किए थे और गुनाहगारों को सजाएं मौत दी थी। उस वक्त वो 3 सालों से प्रदीप राज के केस पर काम कर रहे थे। उन्हें प्रदीप का पर्दाफाश करना था। उस दिन भी वो उसे रंगे हाथों पकड़ने ही गए थे जब उनकी हत्या कर दी गई। युवराज को अपने पिता की मौत का बदला लेना था, इसीलिए उन्होंने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में कदम रखा। साथ ही एग्जाम्स पास करके अपने पापा की तरह अंडरकवर काम करने लगे। उन्होंने संजय के साथ मिलकर कई नामुमकिन केस सॉल्व करके दिखाए थे, जिसमें उनका साथ देता था दक्ष मल्होत्रा। तकरीबन 6 साल पहले उन्होंने प्रदीप राठी का केस हैंडल करने की मांग की थी, जिसके लिए वो उस दिन नासिक गए थे। लेकिन उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि वो उस वक्त न्यू थे। कुछ सालों की ही सर्विस में वो डीआईजी बन चुके थे। 1 साल पहले उन्होंने दोबारा केस हैंडल की रिक्वेस्ट की तो इस बार उनकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई। पिछले 1 साल में वो प्रदीप की बड़ी डील्स को बर्बाद करने में सफल रहे थे, लेकिन उसे उनके खिलाफ अभी भी सबूत नहीं मिले थे। वो यही सब कुछ सोच रहे थे जब उनका फ़ोन बजा। उन्होंने देखा दक्ष का फ़ोन था। उन्होंने फ़ोन उठाया और उधर से कुछ कहा गया तो युवराज ने कहा, उसका ख्याल रखना, बहुत बड़ी सच्चाई सामने आई है उसकी। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। वो दोनों इस वक्त समुद्र किनारे थे। वो आंसू भरी आंखों से चांद की तरफ देखे जा रही थी और वो उससे कुछ दूर पर अपनी गाड़ी से टिककर उसी को देखे जा रहा था। जब उसने समुद्र की तरफ कदम बढ़ाए तो उसने जाकर उसे पकड़ लिया और उसे लगभग झकझोरते हुए बोला, पागल हो गई हो क्या मेघा? ये क्या करने जा रही थी तुम? जिंदगी इतनी सस्ती नहीं जो तुम उसे एक पल में ख़त्म करने जा रही थी। हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। दक्ष, छोड़ दो मुझे। मेरे जीने मरने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। मुझसे छूटना इतना आसान नहीं है मेघा, तो कोशिश बेकार है। और किसने कह दिया तुमसे कि तुम्हारे जीने मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता? दक्ष उसकी आंसू भरी आंखों में देखते हुए बोला। किसी ने नहीं कहा, लेकिन यही सच है। माँ पैदा होते ही मुझे छोड़कर चली गई। पापा ने हमेशा मुझे खुद से दूर रखा। मुझे सिर्फ पापा का पैसा मिला, पापा का प्यार नहीं। मेरा कोई दोस्त नहीं था। लोग सिर्फ मेरे पैसे के लिए मेरे साथ रहते थे। कॉलेज में युवराज को पसंद करती थी, उसे पाना चाहती थी, अपने जिद को अपना प्यार समझ बैठी थी। लेकिन श्रद्धा की शादी के वक्त युवराज और श्रद्धा को देखकर समझ आया कि प्यार क्या होता है।
आज कभी मेरा प्यार नहीं था, वो सिर्फ मेरी एक जिद थी। खुश थी मैं कि मेरी वजह से कभी किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई और ना ही मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुंची। मैं सब कुछ छोड़कर मुंबई आ गई। 8 साल मेहनत की और पापा से अलग अपनी पहचान बनाई। एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में चरण से मुलाकात हुई। कुछ ही मुलाकातों में मैं उससे प्यार कर बैठी। पापा से बात की तो उन्होंने पहली बार में मेरे सर पर प्यार से हाथ रखा। मुझे मेरे पापा मिले थे पूरे 25 साल बाद। उन्होंने चरण से शादी के लिए हाँ कर दिया। धूमधाम से मेरी शादी हुई। भैया भाभी बहुत अच्छे थे। भाभी के रूप में मुझे माँ का और भैया के रूप में भाई का प्यार मिला। चरण भी एक अच्छा पति होने का नाटक करता था और उसके माँ बाप भी। मेरी मेहनत, मेरी कंपनी सब मैंने चरण के नाम कर दी। मेरे सामने और लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था, लेकिन मैं सब इग्नोर कर देती थी। मुझे कहाँ पता था कि चरण भी सिर्फ मुझे यूज़ कर रहा था। लेकिन दक्ष, जो आज मुझे पता चला है, इसके बाद मुझे समझ आ गया कि मैं सिर्फ एक खिलौना थी उसके लिए। सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी उसने, मेरी भी। मैंने उससे प्यार किया था दक्ष, और उसने क्या किया? उसने तो अपने खुद के बच्चे तक को मार दिया। उसके हाथ नहीं कांपे होंगे दक्ष उस मासूम की जान लेते हुए। मेघा ने घुटनों के बल बैठकर रोते हुए कहा। दक्ष ने उससे पूछा, बच्चा? हाँ दक्ष, मेरा बच्चा। उसने मेरे बच्चे को मार दिया। क्या मतलब मेघा? 4 महीने पहले मेरे एक बेटे को जन्म दिया था। वो वीक था, इसीलिए उसे 2 दिन के लिए इंक्यूबेटर में रखा गया था, मगर तीसरे दिन खबर आई कि वो मर गया। मैं टूट गई थी दक्ष, जब भाभी माँ ने मुझे संभाला। आज मैं हॉस्पिटल इसीलिए आई थी क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ये कहकर बुलाया था कि वो मुझे मेरे बच्चे की डेथ से रिलेटेड कुछ बताना चाहती थी। पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि चिरन ने ही वहाँ के वायर्स काटे थे। मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं था, इसीलिए मैं वहाँ से निकल गई। बाहर मैंने भैया और भाभी को, युवराज और बाकी सबके साथ देखा, तो मैं उनका पीछा करते हुए युवराज विला पहुँच गई और वहाँ मैंने सबकी सारी बातें सुन ली। इतना कहकर वो दक्ष के गले से लगकर रोने लगी। दक्ष को इस वक्त उसे खुद से दूर करना सही नहीं लगा, इसीलिए उसने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, और जब तुम युवराज विला से बाहर निकली तो मुझसे टकरा गई। तुम्हारी हालत का अंदाज़ा लगा लिया था, इसीलिए तुम्हारे कहने पर तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। दक्ष, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता? सब मेरी ज़िंदगी का मजाक बना देते हैं। चरण ने 2 बच्चों की जान ले ली, एक तो इस दुनिया में आया भी नहीं था। तुम उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाना, उसे फांसी पर चढ़ा देना, वो बहुत बुरा है दक्ष, बहुत बुरा है। वो रोते हुए बोलती गई और दक्ष सब सुनता गया। आस्था सो गई? युवराज ने आस्था के कमरे में आते हुए पूछा, लेकिन आज उन्हें जवाब नहीं मिला। उन्होंने देखा श्रद्धा बेड से टिककर आंखें बंद किए बैठी थी। आस्था उसके गोद में सर रखे सो रही थी। श्रद्धा का एक हाथ उसके सर पर था, दूसरा उस हाथ आस्था ने अपने नन्हे नन्हे हाथों में पकड़ रखा था। युवराज उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए वहां से छत पर चले आए और आसमान की तरफ देखते हुए बोले, हमेशा से एक चाहत थी कि आस्था को माँ का प्यार मिले, लेकिन हम अपनी मोहब्बत से दगा नहीं कर सकते थे, ना ही किसी को झूठे सपने दिखा सकते थे, इसीलिए कभी किसी को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दिया। जब श्रद्धा लौटी और छोटी सी आस्था ने उन्हें माँ कहा, तब एक अनकहा सा सुकून मिला था हमें। पहले तो नहीं, लेकिन शायद अब वजह भी जान चुके हैं। बहुत कुछ बर्दाश्त किया है उन्होंने, हारी हैं, समझौते किए हैं, लेकिन अब और नहीं। अब उन्हें लड़ना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारे लिए, शिप्रा के लिए, आस्था के लिए, अपने उस बच्चे के लिए, संजय के लिए, अपने पापा के लिए। इतना गुस्सा आ रहा है, खून खौल रहा है, दिल करता है कि अभी के अभी चरण और उसके बाप को मौत के घाट उतार दें, और उतार भी सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग उसे सज़ा दें। हम चाहते हैं कि हमारी श्रद्धा लड़कर जीते। इतना कहकर वो फीका मुस्कुराए और एक चमकते हुए तारे को देखते हुए बोले, आपके कातिल का पता चल गया पापा, और उसकी सिर्फ एक ही सज़ा होगी, सज़ाए मौत। आपका सपना पूरा कर दिया पापा, हमने ढूंढ लिया उसे जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की। बन गए डीआईजी युवराज सिंह राठौर, जो आप हमें बनाना चाहते थे। सब कुछ पा लिया पापा हमने, लेकिन आपको कभी वापस नहीं पा सकते। काश आप एक बार हमारे सर पर हाथ रखकर फिर से कह देते कि युवराज, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। इतना कहकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी पलकें झपकाई और वो आंसू गाल पर लुढ़क गए। मिस्टर राठौर, पीछे से आवाज़ आई। युवराज आंसू साफ करते हुए पीछे पलटे। सामने सफ़ेद रंग के सूट, माथे और हाथों में पट्टी बांधे श्रद्धा खड़ी थी। श्रद्धा, आप यहाँ?
वो धीमी आवाज़ में बोली, हाँ वो हमें नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए ऊपर आ गए थे। लेकिन हमने तो अभी आपको आस्था के साथ सोते हुए देखा था। नहीं, वो हम आंखें बंद किए कुछ सोच रही थी। कहते हुए वो युवराज के बगल में आकर खड़ी हो गई। क्या सोच रही थी आप? युवराज ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। बीती जिंदगी के बारे में। और मिस्टर मास, कहते कहते वो रुक गई। उसे रुकते देख युवराज ने पूछा, क्या हुआ श्रद्धा, रुक क्यों गई? कहिए ना मिस्टर मास। क्या? कुछ नहीं मिस्टर राठौड़, बस यही सोच रहे थे कि बीते सालों में हमें क्या से क्या बन गए हैं। कितना कुछ बदल गया। अब तो शायद सबकी नज़रों में हमारी छवि भी बदल गई होगी। बदला तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना भी नहीं जितना आप सोचती हैं। आज भी सब आपको पहले की तरह चाहते हैं। पवन, छवि, संजय, अर्जुन, शिप्रा, कोमल, सुभाष अंकल सब आपको पहले की तरह ही चाहते हैं। और अब तो वल्लभ अंकल, काका, आई, आस्था, रॉकी, रीटा, गुरु भी इसी लाइन में हैं। और आप? श्रद्धा ने अचानक से सवाल किया तो युवराज खामोश हो गए। वो क्या जवाब देते इस सवाल का। उन्हें खामोश देखकर श्रद्धा को एहसास हुआ उसने क्या पूछ लिया। उसके लिए तो युवराज उससे कुछ दिन पहले ही मिले थे। वो कहाँ अपने मिस्टर मार्क्स की पहचान जानती थी। एक अजीब सी खामोशी ने उसके अपने बीच जगह बना ली थी, जिसे तोड़ते हुए श्रद्धा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, जानते हैं आप, जब हम चरण के व्यवहार से टूट जाते थे तो हर रात आसमान की तरफ देखते हुए खुद से सवाल करते थे कि ज़्यादा अंधेरा कहाँ है, इस रात में या हमारी ज़िंदगी में। और जवाब, क्या जवाब मिलता था आपको? वही तो कभी नहीं मिला। रात का अंधकार हर पल गहराता जाता है और हमारी ज़िंदगी का अंधकार भी हर पल गहराता जा रहा था। लेकिन आप एक बात भूल रही हैं कि जब रात का अंधेरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक तभी सुबह की रोशनी होने का संकेत मिलता है। ठीक वैसे ही अब आपकी ज़िंदगी में भी वो पल आ चुका है जब आपके जीवन का अंधकार समाप्त होगा और एक नई सुबह होगी। युवराज ने बेहद शांत लहजे में कहा, जिसे सुनकर उसने कुछ पल आसमान की तरफ देखा और फिर बोली, अपनी किस्मत पर तो नहीं, पर आपकी बात पर भरोसा है हमें। अब चलते हैं, आस्था ने पास ही सो जाएंगे। युवराज ने कहा तो श्रद्धा ने हाँ में सर हिला दिया। सीढ़ियों के पास पहुंचकर वो बोली, शुभ रात्रि मिस्टर राठौड़। शुभ रात्रि, युवराज ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखकर कहा और वो नीचे चली गई। युवराज फिर एक बार चांद की तरफ देखने लगे। दो जोड़ी आंखें उन्हें बहुत देर से देख रही थी। तभी किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। ये थे संजय और अर्जुन, जो अपने अपने घर के बालकनी से उन दोनों को देख रहे थे। और रत्ना ने संजय तो शिप्रा ने अर्जुन को कंधे पर हाथ रखा। दोनों ही पलटकर उनके गले से लग गए। उन्होंने उन्हें संभाल लिया। वो कुछ नहीं बोले, पर दोनों ने ही उनकी तकलीफ का अंदाज़ा लगा लिया था, इसीलिए कुछ नहीं बोली। धीरे धीरे बाहर बारिश होने लगी। श्रद्धा बालकनी में खड़ी भीग रही थी। युवराज छत पर खड़े भीग रहे थे और वो चारों ही हाथों में हाथ थामे बाहर बरसती बारिश को देख रहे थे। शिप्रा, काश उन दोनों की किस्मत में भी उनकी मोहब्बत होती। दोनों साथ होकर भी कितने दूर हैं। अर्जुन ने शिप्रा के कंधे पर सर रखे हुए कहा, जानती हूँ बुरा लगता है आपको भाई के लिए, आखिर दोस्त जो हैं आपके, मुझे भी लगता है दोनों के लिए, लेकिन ये राहें इनकी खुद की चुनी हुई हैं। शिप्रा ने उसका सर सहलाते हुए कहा, समझ नहीं आता रत्ना कि आखिर हम सब में से हमेशा युवराज को ही क्यों इम्तिहान देना पड़ता है। आज फिर से श्रद्धा उसके सामने है, लेकिन फिर भी वो उससे अपने दिल की बात नहीं कहेगा। चाहत है, मोहब्बत है, लेकिन इकरार क्यों नहीं है। संजय ने रत्ना की गोद में सर रखे हुए कहा, क्योंकि उनके रिश्ते की नींव सम्मान है। भाई साहब कभी ये नहीं चाहते कि उनकी चाहत की वजह से श्रद्धा के सम्मान को आँच आए। रत्ना ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। फिर एक नई सुबह हुई। देखना ये था कि आज की सुबह किसके लिए क्या लेकर आने वाली थी। मेघा की आंखें खुली तो वो दक्ष की गाड़ी में थी। उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर देखा तो वो अभी भी समुद्र के किनारे ही थी। उसने बाहर की तरफ देखा तो दक्ष एक पत्थर पर बैठा समुद्र की तरफ देखे जा रहा था। वो बाहर उसके पास आ गई। दक्ष, उसकी आवाज़ सुनकर वो उठते हुए बोली, उठ गई तुम? चलो तुम्हें घर छोड़ दूँ। उसकी बात सुनकर वो फीका सा मुस्कुराई और बोली, घर? कौन सा घर? मेरा तो कोई घर नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना। वो उसका हाथ पकड़ गाड़ी की तरफ वापस ले जाते हुए बोला, भैया भाभी तुम्हारे लिए परेशान हैं। उन्हें पता है कि तुम सच में जान चुकी हो, इसीलिए तुम्हें एक पल भी नज़रों से दूर नहीं करना चाहते, इसीलिए चुपचाप चलो। इतना कहकर उसने पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोल दिया। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर बाद गाड़ी राज हाउस के सामने रुकी। वो अपना पर्स लेकर गाड़ी से उतरी और अंदर चली गई। उसके जाने के बाद दक्ष ने गाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ी।
ये क्या है श्रद्धा? युवराज ने उसे घूरते हुए पूछा। नाश्ता है मिस्टर राठौर, आपको दिख नहीं रहा है क्या? उसने आराम से कहा और अपनी जगह पर बैठने लगी। इतना सुनकर युवराज गुस्से से उसे देखने लगे और घर के सभी लोग एक दूसरे को देख रहे थे। संजय ने धीरे से कहा 1 2 3 और उसका इतना कहना ही था कि युवराज सिंह राठौर नाम का गुस्से का बम श्रद्धा के ऊपर फट पड़ा। आपको क्या जरूरत थी नाश्ता बनाने की? इतने सारे लोग हैं घर पर, कोई भी बना सकता था ना। राजू है, आई है और बाकी कितने सारे सर्वेंट्स हैं। अपनी हालत नहीं देखी है? हाथों की हड्डी टूटते टूटते बची है। सर पर 20 टाँके आए हैं, लेकिन आराम करने की बजाय आपको सबके लिए नाश्ता बनाने का शौक चढ़ा है। क्या कहा था आपने हमसे? बताइए क्या कहा था? कुछ दिन आराम के लिए? लेकिन नहीं, आपको तो हमारी बात माननी ही नहीं है। अपनी ज़रा सी भी फिक्र है आपको या नहीं? कभी हमारी बात नहीं मानती और मानेंगे भी क्यों? आपको हमेशा अपनी मर्जी ही चलानी होती है। अब बस कर युवी, और कितना सुनाएगा श्रद्धा को? कोई गुनाह थोड़ी ना किया है उसने। आप तो चुप ही रहिए संजय, अगर कुछ बोले ना तो कल की हेडलाइन होगी। युवराज सिंह राठौर ने अपने सबसे अच्छे दोस्त और बिजनेस पार्टनर संजय रायजादा का खून कर दिया। उसके इतना कहते ही संजय कातर दृष्टि से उन्हें देखने लगा। युवराज, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? संजय ने क्या गलत कहा? अब की बार वल्लभ जी बोले। गलत? आप हमसे पूछ रहे हैं अंकल? इन्होंने क्या गलत कहा? इन्हें हमारा साथ देना चाहिए और ये है कि अपने दोस्त का साथ दे रहे हैं। जानते हैं ना आप, डॉक्टर ने इसी कंडीशन पर इन्हें डिस्चार्ज किया था कि ये अपना ध्यान रखेंगी और कोई काम नहीं करेंगी, सिर्फ आराम करेंगी। आप ही बताइए, ये ऐसे आराम कर रही हैं? युवराज ने गुस्से और नाराजगी से कहा तो सब चुप हो गई। सभी की उन्हें उनकी परवाह समझ रही थी। श्रद्धा के बेहोश रहने पर उसकी क्या हालत थी, इससे सब वाकिफ थे। युवराज के गुस्से में छलकती परवाह देखकर आस्था को नाश्ता करवाती श्रद्धा की आंखों में नमी आ गई। सालों बाद किसी ने उसकी इस तरह परवाह की थी। अब बोलिए भी आप सब, जवाब दीजिए। युवराज ने फिर एक बार बोलना शुरू किया ही था, तभी उनका फोन बजा। युवराज ने फोन निकालकर नंबर देखा, फिर उठा लिया। शिप्रा अर्जुन से बोली, बेड़ा गर्क, आज तो भाई के प्रकोप से उस फोन करने वाले को भगवान ही बचाए। अर्जुन ने सिर्फ सिर हिला दिया। बोलिए, युवराज ने गुस्से भरी आवाज में ही कहा तो सामने वाला इंसान डर गया। उसने हड़बड़ा कर कुछ कहा तो उसे सुनकर युवराज के चेहरे का गुस्सा काफूर हो गया और चेहरे पर सुकून भरी छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। वो बोले, ठीक है, जल्दी पहुंचिए। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। सब उनकी तरफ हैरानी से देखने लगे। वो भी जानना चाहते थे कि आखिर सामने वाले इंसान ने क्या कहा, जिसे सुनकर युवराज का गुस्सा शांत हो गया। क्या हुआ है बरखुरदार? अभी तक आप ज्वालामुखी की तरह गुस्से से फट रहे थे। ऐसा क्या हो गया जो आप मुस्कुरा रहे हैं? सुभाष जी ने पूछा। युवराज ने प्लेट में से पोहा खाते हुए कहा, थोड़ी देर में आप सबको पता चल जाएगा। और यकीन मानिए, वो बात जानने के बाद आप सब हैरान भी होंगे और खुश भी। लेकिन बात क्या है पापा? आस्था ने पूछा। युवराज बोले, सभी नाश्ता कीजिए चुपचाप, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उनकी बात मानते हुए सब अपना सर और आंखें प्लेट में गड़ाए चुपचाप खाने लगे। भाई, दोबारा शेर के मुंह में हाथ क्यों डालना? लेकिन किसी की नजरें अभी भी युवराज के चेहरे पर टिकी हुई थी। वो उन्हें देखते हुए मन ही मन बोली, क्यों हैं आप ऐसे मिस्टर राठौर? क्यों करते हैं हमारी इतनी परवाह? इतने दिनों हर पल आपने संभाला, एक पल के लिए भी अकेला नहीं महसूस होने दिया। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी भी हमें आपके पास आकर ही मिली। हमारे दोस्त और शिप्रा भी। आपकी बातों में हमने सिर्फ अपने लिए सम्मान महसूस किया है। आज आपने जिस तरह हम पर गुस्सा किया, हमें माँ की याद आ गई। वो भी ऐसे ही हमसे नाराज़ होती थी। ये लीजिए मिस्टर राठौर, ये रही वो रिपोर्ट्स जो आपने मंगवाई थी। डॉक्टर ने एक लिफाफा युवराज की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सभी इस वक्त हॉल में मौजूद थे। पवन, छवि, दक्ष भी दोस्त है तीनों का, लेकिन ड्यूटी के कारण सबके साथ कम वक्त बिता पाता है। और रीटा भी वीडियो कॉल के थ्रू बस कनेक्टेड थे। युवराज ने वो रिपोर्ट्स ली और लिफाफे से निकाल कर पढ़ने लगे। किस चीज़ की रिपोर्ट्स हैं ये डॉक्टर? वल्लभ जी ने पूछा तो डॉक्टर बोले, पैटर्निटी टेस्ट, डीएनए टेस्ट। ये सुनने के बाद सबने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर युवराज को घूरने लगे। युवराज, किसका डीएनए टेस्ट करवाया है आपने? सुभाष जी ने पूछा। युवराज रिपोर्ट्स फोल्ड करते हुए बोले, श्रद्धा और आस्था का। क्या? लगभग सबने एक साथ कहा। श्रद्धा और उसकी गोद में बैठी छोटी आस्था हैरानी से युवराज की तरफ देखने लगी। युवराज ने कान पर हाथ रखकर कहा, हम बहरे नहीं हैं, सबको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। उनके यूं कहने पर सब उन्हें घूरने लगे और संजय ने पूछा, लेकिन तूने दोनों का डीएनए टेस्ट क्यों करवाया? आई खुशखबरी है,
जाकर मिठाई लेकर आइए, युवराज ने काकी से मुस्कुराते हुए कहा तो वह किचन में चली गई। सब अभी भी चेहरे पर असमंजस्य के भाव लिए युवराज को देखे जा रहे थे, तो युवराज ने कहना शुरू किया। कल श्रद्धा से सारी बातें जानने के बाद हमें शक हो गया था कि आस्था ही श्रद्धा की बेटी है। हमने कमरे में जाकर वो लॉकेट देखा जो उनके गले में तब था जब वो हमें मिली थी। उसकी रिकॉर्डिंग देखने के बाद वो शक यकीन में बदल गया। फिर हमने डॉक्टर को फ़ोन करके एक बार तसल्ली के लिए डीएनए टेस्ट करने को कहा। श्रद्धा आंखों में आंसू ले लड़खड़ाती हुई जबान में बोली, इसका मतलब आस्था हमारी बेटी है? हाँ श्रद्धा, आस्था आपकी ही बेटी है। शिप्रा आप इन्हें हमारे ही पास छोड़कर गई थी। काश हम उस वक्त आपका चेहरा देख पाते तो इतने वक्त आपको अर्जुन से और श्रद्धा को आस्था से दूर नहीं रहना पड़ता। इतना कहकर युवराज चुप हो गए। श्रद्धा ने आस्था को कसकर गले से लगा लिया और आंखों से आंसू बहने लगे। आस्था ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। बाकी सब भी खुशी और आंखों में आंसू लिए उन्हीं को देख रहे थे। पवन और छवि की भी आंखों में नमी थी। युवराज ने अपनी कुर्सी से सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। आंखों की नमी छुपाना चाहते थे वो सबसे। सबके सामने कमजोर पड़ना छोड़ दिया था उन्होंने। श्रद्धा आस्था के गले से लगकर बेतहाशा रोई जा रही थी और शिप्रा भी उन दोनों से आ लिपटी। तीनों बहुत रोई। सब खामोशी से उन्हें देखे जा रहे थे। दक्ष ने फोन रख दिया और अपनी कैबिन की रिवॉल्विंग चेयर पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। वो खुद से बोला, खुश हूं मैं कि आखिरकार श्रद्धा को उसकी बेटी वापस मिल गई। काश मेघा को भी उसका बेटा वापस मिल पाता। काश मैं कभी मेघा से कह पाता कि उससे लड़ते लड़ते मैं कब उससे मोहब्बत कर बैठा मुझे पता ही नहीं चला। इजहार करना चाहता था लेकिन ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ा और जब वापस लौटा तब तुम्हारी शादी हो गई थी। खुश था कि तुम खुश हो लेकिन कल वो भ्रम भी टूट गया। काश तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। अब तो तुम्हारे सामने अपने जज्बात जाहिर करने की भी हिम्मत ना कर पाऊँ। आंखों के कोर भीग गए थे जिस पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। कुछ पल बाद उसका फोन बजा। उसने तुरंत फोन उठाया। उधर से कुछ कहा गया तो उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसने ठीक है कहकर फोन रख दिया और मैसेज टाइप करके किसी को भेजा और कैबिन से निकल गया। इधर युवराज ऑफिस के लिए निकल रहे थे तभी उनका फोन वाइब्रेट हुआ। उन्होंने देखा एक मैसेज था। उन्होंने सिर हिलाया और विला के बाहर आ गए। बाहर संजय मतलब एसपी संजय रायजादा एक ब्लैक कलर की गाड़ी में युवराज का इंतजार कर रहे थे। युवराज तुरंत पीछे का दरवाजा खोलकर बैठ गए और गाड़ी चल पड़ी। आस्था श्रद्धा की गोद में लेटी हुई थी। श्रद्धा उसके सर पर हाथ फेर रही थी। रत्ना, कोमल, रीटा और शिप्रा उनके इर्द गिर्द बैठी थी। रत्ना आस्था के बचपन की बातें श्रद्धा और शिप्रा को बता रही थी कि कैसे नन्ही सी आस्था ने सभी को अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों पर नचाया था। कैसे सुभाष जी, वल्लभ जी और काका को घोड़ा हाथी बनाया था। कैसे युवराज के ऊपर हुक्म चलाया था। श्रद्धा मुस्कुराते हुए सब कुछ सुनते हुए अपनी नन्ही सी परी के बाल सहला रही थी। शिप्रा, शिप्रा कहाँ हो तुम? अर्जुन ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा। वो अभी अभी लॉ फर्म से वापस राठी हाउस आया था। छोटे बाबा वाहिनी घर पर नहीं है, पानी लाते हुए एक सर्वेंट ने कहा। घर पर नहीं है तो कहाँ है? अर्जुन ने पानी लेते हुए पूछा। वो छोटी बीबी के घर गई है। ओ तो मोहतरमा आज अपनी भांजी के साथ रहने का प्लान बना रही है। चलिए अच्छा है, हम भी चलते हैं। देखे तो अब वो आस्था की मौसी बनती है या चाची। इतना कहकर वो मुस्कुरा दिया। फिर बोला, मैं युवराज के घर जा रहा हूँ। पापा वापस आए तो उन्हें बता देना। बड़े साहब भी वहीं हैं। ठीक है, फिर आप जाकर अपना काम कीजिए। छोटे बाबा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। वो बेटी के स्कूल की फीस एडवांस जमा करवानी है और पैसे कम पड़ रहे हैं। युवराज मुस्कुराकर बोला, आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद पूरे साल की फीस जमा करवा दूंगा। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। जो वो बीच पर पकड़े गए करोड़ों के ड्रग्स के साथ बाहर। आरोपी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आज शाम होने वाली इलीगल ड्रग डीलिंग को हमारे जाबाज ऑफिसर्स ने रोक दिया है। फायरिंग में एक आरोपी की मौत हो गई और 7 आरोपी घायल हुए हैं। बाकियों को भी कुछ छोटी मोटी चोटें आई हैं। पुलिस का कहना है कि इस डील को रोकने में कुछ स्पेशल ऑफिसर्स ने भी उनकी मदद की है। एसपी दक्ष मल्होत्रा का कहना है कि वो जल्द से जल्द इस गिरोह और उसके सरगना को सबके सामने लेकर आएंगे जिसने मासूम जिंदगियों का मजाक बनाकर रखा है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि बिना स्पेशल ऑफिसर्स के वो कभी इस डील को रोक नहीं पाते, जिसके लिए वो उनके शुक्रगुजार हैं। कुछ इसी तरह की न्यूज़ छाई हुई थी हर न्यूज़ चैनल पर। युवराज विला के हॉल में बैठे सभी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। प्रदीप की पहली हार थी वो और उनकी जीत। स्पेशल ऑफिसर से वो अनजान थे लेकिन दक्ष के लिए बेहद खुश थे। श्रद्धा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी चरण की हार देखकर। उससे ज़्यादा सुकून शायद और किसी को नहीं मिल सकता था। ये दक्ष ना
अलग ही पीस है, संजय ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा। युवराज, जो उसकी बगल वाली सीट पर आंखें बंद किए बैठे थे, वो बोले, क्यों, क्या हुआ? सब कुछ जानते हुए भी कैसे अनजान बना फिर रहा है? जरूरी है संजय, जानता हूँ यार, लेकिन इसकी एक्टिंग देखकर तो कई बार मैं भी धोखा खा जाता हूँ। इसे ना एक्टर होना चाहिए था, पक्का ऑस्कर लाता, संजय ने हंसते हुए कहा तो युवराज के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वैसे दक्ष की लाइफ मस्त है ना? क्यों? जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग तो दक्ष ने कभी किसी से प्यार ही नहीं किया, इसलिए मस्त है उसकी लाइफ। ना इंतजार और ना इंतजार का दर्द, ना तन्हाई ना जुदाई, संजय ने कहा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की? इसमें लगना क्या है? उसने कभी किसी लड़की के बारे में बात ही नहीं की, ना ही कॉलेज में कोई ऐसी थी, और ड्यूटी में वो इतना बिजी रहता था कि शायद ही कभी किसी लड़की से मिला होगा। कुछ लोग जैसा दिखते हैं वैसा होते नहीं हैं, कुछ की मोहब्बत उनकी आंखों में दिखती है, पढ़ सको तो उनकी मोहब्बत समझ जाओगे, युवराज ने कहा और वापस आंखें बंद कर ली। संजय उनकी बात का मतलब समझने की कोशिश करता रह गया, लेकिन उसके समझ में कुछ नहीं आया। रात के 1 बजे युवराज घर आए। हॉल में छोटी सी नाइट बल्ब जल रही थी और डाइनिंग हॉल में लाइट जल रही थी। अपनी बाह पकड़े वो डाइनिंग की तरफ जाते हुए खुद से बोले, इस वक्त कौन जाग रहा है? उन्होंने जब सामने टेबल पर सर रखे श्रद्धा को देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने पास जाकर उसको आवाज दी, श्रद्धा। आवाज सुनकर वो हड़बड़ाकर उठ गई। सामने युवराज को देखकर वो अपनी जगह खड़ी होते हुए बोली, मिस्टर राठौड़, आप कब आए? बस अभी अभी। वैसे आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? वो धीरे से बोली, आपका इंतजार कर रहे थे। भूख लगी होगी ना आपको, बैठिए। क्या जरूरत थी इंतजार करने की? कहते हुए वो अपनी चेयर पर बैठ गई। वो उनकी प्लेट में खाना सर्व करते हुए बोली, कुछ काम ज़रूरत के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए भी करने चाहिए। हमें खुशी मिलती है आपका इंतज़ार करने में, और फिर हम जब से यहाँ आए हैं खाना आपके साथ ही खाते हैं, सो आदत पड़ गई है। माफ़ कर दीजिए, आ जाने में बहुत देर हो गई, युवराज ने धीरे से कहा। कोई बात नहीं, कहते हुए वो मुस्कुरा दी। बैठी, आपने भी खाना नहीं खाया ना? युवराज ने कहा तो वो भी चेयर खींचकर बैठ गई और अपने लिए खाना सर्व करने लगी, लेकिन उसकी नजरें पूरे समय युवराज के ऊपर ही थी। वो शांति से अपना खाना खा रहे थे। उसने खाते हुए पूछा, आज इतनी देर क्यों हो गई आपको? काम ज़्यादा था? फिर एक मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ा। आस्था याद कर रही थी आपको, हमें लगा आप हैं उनके पास, तो आगे युवराज ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी तो वो बोली, हमसे ज़्यादा प्यार वो आपसे करती है। उनकी ज़िंदगी में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। हमने सिर्फ उन्हें जन्म दिया है, लेकिन उनकी परवरिश आपने की है। आप उस वक्त उनके पास थे जब एक माँ अपने बच्चे के पास उसके साथ होती है, लेकिन हम नहीं थे। वो हमेशा आपकी ही बेटी रहेंगी मिस्टर राठौर। कैसे कर लेती हैं आप? क्या इतनी बड़ी बड़ी बातें? कहते हुए युवराज मुस्कुरा दिए तो उसके होंठों पर भी मुस्कान आ गई। तो उन्होंने खाना खाया और अपने अपने कमरों में चले गए। कमरे में आकर युवराज ने आकर अपना कोट और शर्ट निकाली और आईने के सामने खड़े हो गए। बाएं हाथ में गहरा जख्म था। उन्होंने अपनी उंगलियों के पोरों से उसे छुआ और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद वो बाहर आए और बिना ऊपर पहने अपने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर ली। आंखों के सामने कुछ देर पहले का सीन घूम गया जब श्रद्धा उनका इंतजार कर रही थी। काश ये इंतजार कभी खत्म ना हो, काश सब कुछ ठीक होता, काश रोज ऐसा होता जब हम थके हारे घर आती और वो हमारे इंतजार में होती। उनका हर श्रृंगार हमारे नाम का होता, उनके हर पल हम होते। काश वो हर पल इन आंखों के सामने होती, काश ये इंतजार कभी खत्म होता। कहते हुए उन्होंने आंखें बंद कर ली, लेकिन दर्द के कारण नींद तो आने से रही। श्रद्धा बेचैनी से आस्था के पास लेटी करवटें बदल रही थी। जब इंतहा हो गई तो वो बेड से उठी और खिड़की के बाहर देखते हुए बोली, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अपना दर्द में हो, पर कौन? उसने एक नज़र सोती हुई आस्था पर डाली, फिर दुपट्टा लेकर बाहर आ गई। युवराज विला में इस वक्त सिर्फ वो युवराज, काका और आस्था ही थे। बाकी सब अपने अपने घरों पर थे। सबके घर मुश्किल से 5 कदम की दूरी पर थे, इसीलिए सुबह से लेकर रात तक सब ज़्यादातर युवराज विला में साथ ही रहते। वो युवराज के कमरे के बाहर खड़ी थी। जाएं या ना जाएं? अगर जाग रहे हुए तो? पूछा कि हम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं, तो कहीं हमें गलत ना समझ लें। पर गलत क्यों समझेंगे, हम तो बस एक बार उन्हें देखने आए हैं। इतना सोचकर वो धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। जारी है आगे का आने वाले एपिसोड में पता चलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ दीवानगी में।